नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। चैत्र नवरात्रि की आप सबको खूब सारी बधाई हो। माता रानी हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां बनाए रखे। आइए सुनते हैं आनंद यादव जी द्वारा लिखित कहानी जूझ। आवाज सरोसर में। लेखक कहते हैं कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ में कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी कर लूंगा, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अड़ा की तरह कुछ धंधा कारोबार कर लूंगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार हमेशा चलते रहते थे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता है। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा को की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही भी थी। जब चारों ओर कुल्लू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती थी और भाव नीचे उतर आते थे। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए जाते। नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता है। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में ही खड़े रहने दिया गया तो गुड़ जल बहुत ज्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम हो जाती है और रस उनका गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादाजी की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए। आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उन्हें दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए सोचकर कि बात माँ से करनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात माँ को छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब खेती के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया। इसलिए कहता हूँ तो दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहो। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। मैं चलूंगा तेरे साथ। तू उन्हें बस कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ठीक है, चलते हैं। माँ ने हाथ की तो लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ने की उनके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उनका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए।
माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देते हैं, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे। इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में लगा दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ से गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं, अच्छी तरह से देख लेना। उठते बैठते भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नजदीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल भी बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम भी नहीं है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तुम लोग भी आ जाना छोरा जी, कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, यह बात बताना नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता दोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, सुन लिया। मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। देख, उसके सामने तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ बता देना, उससे तुम डरना मत। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर आ गए। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई के सरकार जी के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दे रहा है। खेत से आ जाने पर जरा मेरे पास तुम उसे भेज देना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो मैं होकर आता हूं। तब तक तू रोटियां सेक ले, गड़प्पा आए तो उसे खेती पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। अच्छा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूं, अभी खाना नहीं खाया है। पहले के लोग जिमने का मतलब खाना खाना बोलते थे। बैठ, थोड़ी देर यहां भी बैठ, अभी तो आया है, मेरे पास आ। जी, कहकर मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूं। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाते, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमते हैं और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रह, कुछ भी हो पूरी फीस
भर दे उस मास्टर के और मन लगाकर पढ़ाई कर। किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रखना। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहा है। मैंने मना कब किया है जी? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नजरों के सामने रख लिया इसे। कैसी आदतें? चाहे जैसी। यहाँ वहां कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर सब कुछ बोल दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला ही जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाना। जी। मैं उठकर खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात जात है। एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ? एक आध बार खेलने लग गया तो क्या हुआ? इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद करा देगा तुम? जी सरकार, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ। कल से देखते हैं, एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए। दादा ने मन मान कर कहा। इस समय उसका कोई बस सरकार के सामने नहीं चल सकता था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन लिया, पाठशाला 11 बजे होती है। दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए खेत पर, सीधे पाठशाला पहुंचना। उसके बाद सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से लेकर आना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी भी लगाना पड़ेगा। समझे तुम? मंजूर है तो बोलो। मैंने हाँ कह के, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से लेकर उमड़ रहा था। मैं बहुत ही खुश था कि चलो अब मैं पाठशाला जाऊंगा, अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगा। मैं सवेरे शाम खेतों पर जाता रहता हूँ। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो खेत गांव में जहां मिलेगा वहीं को चलता हूँ कि नहीं तुझे तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है बलिष्ठ नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा और उनकी बातों को सुनने लगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। बहुत मजा आने वाली है, सुनते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें।